नमस्कार। मैं नेचुरोपैथी थेरेपिस्ट डॉक्टर संतोष गुप्ता वेलोपैथी हेल्थ प्रोटेक्शन फाउंडेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम वेलोपैथी के सर्वोत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए वेलोपैथी के सिद्धांतों को समझ रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हम लगभग 2 सिद्धांतों को अच्छे से समझ चुके हैं, जिसमें हमने पहला सिद्धांत रक्त का सिद्धांत समझा था, उसके बाद हमने रक्त परिसंचरण का सिद्धांत समझा था। अब हम जो समझने वाले हैं वेलोपैथी का तीसरा सिद्धांत समझने वाले हैं, और तीसरा सिद्धांत काय का सिद्धांत है? वेलोपैथी आंत का सिद्धांत। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। यहीं से बहुत सारी बीमारियों का आगमन होता है। ये सिद्धांत आपने टूटने से बचा लिया तो जीवन में बड़ी से बड़ी बीमारियों से बाहर आ जाएंगे, और अगर कोई बीमारी नहीं है तो कभी बीमारियों में जाएंगे भी नहीं। ये सिद्धांत इतना इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सिद्धांतों पे कोई भी व्यक्ति बात नहीं करता, इसके बारे में केवल छोटी छोटी बातें बताई जाती हैं, कभी भी इसकी रूट कॉज को नहीं बताया जाता। और रूट कॉज नहीं बताने की वजह से हम मेडिसिन में उलझ के रह जाते हैं और ये चीज़ें कभी ठीक नहीं हो पाती। इस सिद्धांत में आप समझेंगे कि इसकी वजह से कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों का जन्म हो जाता है। कई बीमारियों का रूट कॉज ये होता है, लक्षण कुछ और आते हैं। अगर इसको सही कर लिया तो बहुत सारी बीमारियों को हम टाटा बाय बाय कह देंगे। इसीलिए हम इस सिद्धांत को आज थोड़ा डीप में समझेंगे और अच्छे से समझेंगे, और हमें इसको अप्लाई भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है वेलोपैथी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं वेलोपैथी के तीसरे सिद्धांत की। तीसरा सिद्धांत आंतों का सिद्धांत। क्या कहता है आंतों का सिद्धांत? यदि आंतों की अंदरूनी सतह ठीक रहेगी तभी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आंतों की सतह में असंतुलन से ही खराब स्वास्थ्य विकसित होता है। आपका ये है इंटेस्टाइन, ये आपका आप जो भोजन करते हो यही वो तंत्र है जो भोजन को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यही वो तंत्र है जो आपने भोजन खाया है वो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट को अलग अलग करके अंदर ऑब्जर्व करने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमने जब वेलोपैथी का पहला नियम है ना, इफ सेल इज वेल देन बॉडी इज वेल को समझाता है ना। और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेल से मिलकर हमारी जो है टिश्यूज बन रहे हैं, टिश्यूज से हमारा ऑर्गन सिस्टम बन रहा है। तो ये एक ऑर्गन है, तो इसको भी अगर रिवर्स प्रोसेस में लेके जाएं तो ये जो ऑर्गन है इसके अंदर ये है आपके इंटेस्टाइन का एक छोटा हिस्सा ले तो ये है उसकी विलीज को और अंदर जाके देखें तो माइक्रोविलीज, और हमें मिलेगी सेल। तो अगर इस सेल को हमने ठीक कर दिया तो ये बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। मतलब हमें सेलुलर लेवल पे काम करना होगा और उस सेल को समझना होगा, क्योंकि इसकी वजह से ही ये खराब हो रहा है। ये क्यों खराब हो रहा है इसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखना, आंतों की अंदरूनी सतह खराब हो गई तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ना तय है। आंतों की अंदरूनी सतह क्यों खराब होती है ये जानना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इस अध्याय में हम समझने वाले हैं। हम क्या क्या देखने वाले हैं? ये इंटेस्टाइन की जो इनर लेयर होती है ये कैसी होती है, क्या काम करती है, कैसे खराब हो जाती है, कैसे इसे ठीक किया जा सकता है, कैसे खराब होने से इसको रोका जा सकता है। देखिए ये है आपकी इंटरनल आंतों की लेयर। इस तरह की होती है आंतों की लेयर। इसके अंदर छोटे छोटे विलीज होते हैं। खाना इसके अंदर से आगे की ओर बहता रहता है और डाइजेशन के लिए यहाँ काफ़ी समय तक खाना रहता है। जैसे वो लिक्विड बनता जाता है, जो खाना पाचन हो चुका है, पचने लायक हो चुका है और वो अंदर आने के लिए रेडी है, ये विलीज उसको अंदर खींचने का काम करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है। अब हम देखेंगे जो छोटे छोटे आपको रबर जैसे दिख रहे हैं पॉइंट, इनको विलीज कहा जाता है। विलीज को भी हम थोड़ा सा और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे कि विलीज कैसे हैं। अभी हम जो देख रहे हैं ये जो छोटे छोटे विलीज हैं ये इस तरीके के नजर आते हैं, है ना। ये बहुत बारीक होते हैं, ये नग्न आंखों से देखे तक नहीं जा सकते। ये छोटे छोटे विलीज का काम क्या होता है? आपने जो खाना खाया है वो उसको अंदर की ओर लेना। जितना खाना हमने खाया है उसको जो पाचन हो चुका है उसको निकालना और ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिलाना। ब्लड स्ट्रीम के अंदर मिला लिया जाएगा, यहाँ से वापस भेज दिया जाएगा लीवर के पास। वहाँ से उसका डिटॉक्सिफिकेशन होगा, जो चीज़ अच्छी है वो रखी जाएंगी, जो चीज़ खराब है उसको वॉश आउट कर दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा। तो ये सारा काम जो है हमारी विलीज कर रही हैं। आपने जो खाना खाया है वो खाना इसी के माध्यम से अंदर आता है।
अब हम जानते हैं कि आंतों की सतह में असंतुलन से ही खराब स्वास्थ्य विकसित हो रहा है। आंतों की सतह मतलब ये जो आंतों की सतह है, जो हमने विलीज अभी इससे पहले वाले वीडियो में देखी, वो वीडियो में क्या बताया जाता है, ये जो विलीज है यहीं से खाना खींच के काय में आ रहा था, ब्लड में आ रहा था। लेकिन आंतों की सतह में असंतुलन मतलब इन दो सेल्स के बीच में जो टाइट जंक्शन है ये बिल्कुल टाइट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसा आहार है ना, कोई अलग चीज़ें जो शरीर को नुकसान पहुंचा दे, उससे ये जो टाइट जंक्शन है ये ओपन अप हो जाते हैं, और इन्हीं का ओपन होना शरीर के लिए घातक सिद्ध होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि बिना पचा खाना शरीर के अंदर आ गया तो वो नुकसान कर देगा, है ना। आंतों के अंदर की एक छोटी सी चीज़ पाई जाती है जिसको बोलते हैं जोनुलिन। यह आंतों के अंदर का एक छुपा हुआ सत्य है, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते ये करता क्या है। ये आंतों में जो जोनुलिन निकलता है ये शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, थोड़ी मात्रा में बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा निकलने लगता है तो नुकसान करता है। जोनुलिन करता क्या है, जोनुलिन का काम है जो ये आंतों की पारगम्यता को कंट्रोल करता है, गट परमियाबिलिटी। गट परमियाबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि आंतें कितनी ओपन अप होंगी उसका डिसाइड करने का काम इस जोनुलिन का होता है। थोड़ी मात्रा में निकलेगा तो थोड़ा ओपन होगा, ज़्यादा मात्रा में निकलेगा तो ज़्यादा होगा, ठीक है। ये गट परमियाबिलिटी को कंट्रोल करने का काम जोनुलिन का होता है। अगर थोड़ी मात्रा में निकलेगा तो सब कुछ परफेक्ट रहेगा, ज़रूरत से ज़्यादा निकलने पर बिना पचा खाना ब्लड के अंदर आना चालू हो जाएगा, जो शरीर के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। जो जोनुलिन है वो जोनुलिन बनाती कौन सी कोशिकाएं हैं, तो ये इंट्रोसाइट्स है, इनका काम होता है वो जोनुलिन प्रोटीन को बनाना, उस मॉलिक्यूल को बनाना, ताकि जिससे गेट ओपन अप हो। कौन से गेट ओपन अप हो, ये जो दो सेल्स के बीच में जो गेट बने हुए देख रहे हैं आप लोग, ये जो गेट बने हुए हैं, जो प्रोटीन है, लार्जर प्रोटीन है, अंदर आने के लिए रेडी हो चुका है, उसको अंदर लाने के लिए जोनुलिन नामक प्रोटीन निकलना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से जो लार्जर प्रोटीन है वो अंदर की ओर आ जाता है। ये गट परमियाबिलिटी को कंट्रोल करने का काम करता है। जब ये अंदर आ जाता है वापस इसको बंद कर दिया जाता है। क्यों, जोनुलिन प्रोटीन हट गया है, अब ये बंद हो जाएगा। लीकी गट, जब आपका जोनुलिन प्रोटीन जरूरत से ज्यादा निकलने लग जाए, उससे होगा ये कि जो आंतें हैं ये लीक कर जाएंगी, और लीक होने की वजह से बिना पचा खाना शरीर के अंदर आने लगेगा, और शरीर के अंदर आएगा तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हमारी वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, वो किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, ऐसी कोई भी चीज़ जो शरीर के काम की ना हो उस पर आक्रमण कर देती है। हमने देखा था, उससे हमें समझ में आया था कि हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाता है। अब अगर दो सेल के बीच में जो टाइट जंक्शन बने हुए होना चाहिए थे वो हो गए ढीले, क्योंकि जोनुलिन थोड़ा ज़्यादा निकल रहा था। उससे ये हुआ कि बिना पचा खाना शरीर के अंदर आने लगा। जब शरीर के अंदर बिना पचा खाना अंदर आने लगा, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उसने बिना पचे खाने को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बॉडी के किसी और ऑर्गन के या सेल के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जैसा हुआ तो ऑटो इम्यून कंडीशंस आ जाएंगी। आपका इम्यून सिस्टम ये क्लियरफाई नहीं कर पाएगा किसे बचाना है और किसे मारना, वो दोनों को ही मार देगा, जिससे हमारे शरीर के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज जनरेट होना चालू हो जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज होने का एक मुख्य कारण आपकी आंतों के अंदर ये रिसाव वाली आंतें हैं। ये जो रिसाव होना चालू हो गया है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। ये छोटी सी चीज़ है लेकिन लोग इसको समझते नहीं हैं। आज तक किसी ने बताया भी नहीं है इसके बारे में, ना ही कोई व्यक्ति इसके बारे में डिटेल में बात करता है। आज हम इन सब चीज़ों को डिटेल में समझ रहे हैं कि जो आंतों के अंदर लीक्स हो गए हैं, छेद हो गए हैं, इन छेदों को किसी भी तरीके से देखा नहीं जा सकता। इनका कोई भी टेस्ट अभी तक रिलायबल नहीं है। आपको तो ये देखना है, अगर इनके सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आपको ये जो लीकी गट हुआ है इनको बढ़ाने वाले तत्वों को हटाना है। बस इतना सा हम कर देंगे तो ये सारी चीज़ें हमारी बहुत जल्दी ठीक हो सकती हैं। जब आप इन चीज़ों को खाते हो तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है इमीडिएटली, क्योंकि बिना पचा खाना अंदर आया था और उसको मारने का काम चालू कर देता है। इसी से बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन भी चालू हो जाता है, जिससे अंदर आंतों में स्वेलिंग पैदा रहने लग जाती है। अब लीकी गट की जो प्रोग्रेस है ये कैसे होती है, किन वजह से हो सकती है, वो स्ट्रेस हो सकता है,
टॉक्सिन हो सकता है, जैसे आपके अगर आप कोई अल्कोहल वगैरह ले रहे हैं, बार बार आप तंबाकू गुटखा खाते हैं तो भी ये टॉक्सिन है, ये भी आपके आंतों के अंदर छेदों को बड़ा कर सकता है। ठीक है, फूड पार्टिकल्स हैं, कुछ ऐसा फूड जो जोनिलिन को ट्रिगर कर दे वो भी आपकी आंतों के अंदर लीकी गट को बढ़ावा दे देगा। कुछ प्रकार की ड्रग्स हैं, कुछ मेडिसिन हैं जो आपकी आंतों के अंदर पारगम्यता को बढ़ा देती हैं। ठीक है, पैथोजेंस हैं और बहुत सारे माल न्यूट्रिशंस हैं, पोषक तत्वों की कमी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाचन तंत्र को खराब करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अंदर सबसे पहले जीआई ट्रैक्ट में इन्फ्लामेशन आना चालू हो जाती है। हमने पहले वाले अध्याय में पढ़ा था इन्फ्लामेटरी फूड लिस्ट, है ना, ऐसा आहार जो पाचन तंत्र में सूजन कर दे या सूजनकारी आहार। मैंने आपको ये होमवर्क में भी दिया था कि आप नेट पे जाइए और सर्च कीजिए कि इन्फ्लामेटरी फूड लिस्ट, आपके पास वो लिस्ट आ जाएगी जो पाचन तंत्र में सूजन कर देती है। वो आहार नहीं खाना है। अगर वो आहार आपने खाया तो पाचन तंत्र की बैंड बजना लाजमी है। होगा क्या क्या, इन्फ्लामेशन आएगी, इन्फ्लामेशन के बाद जो लीकी गट्स हो रहे हैं, जो टाइट जंक्शन थे वो ढीले पड़ जाएंगे, ढीले होने की वजह से बिना पचा खाना शरीर के अंदर आना चालू होगा। बिना पचा खाना अंदर आएगा तो फूड इंटॉलरेंस चालू हो जाएगा। क्यों? शरीर के इम्यून सिस्टम को मालूम है ये पचा नहीं है, ये काम का नहीं है, इसके ऊपर इम्यून रिस्पॉन्स के तहत इनको मारना पड़ेगा। ठीक है, और क्या होगा, इम्यून सिस्टम इश्यूज चालू हो जाएंगे और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आपको हो सकता है। ऑटो इम्यून डिजीज कौन कौन सी हैं, बाकी सबके बारे में आप जानते हैं पर फिर भी एक रिवीजन के लिए ले लेते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है, गुलियन बेरी सिंड्रोम हो सकता है, फाइब्रोमाइल्जिया हो सकता है, थायराइड इश्यूज आपको हो सकते हैं, सोरासिस आपको हो सकता है, विटिलिगो आपको हो सकता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपको हो सकता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी आपको हो सकता है, सिलियक पाचन तंत्र संबंधी समस्याओं के अंदर सिलियक डिजीज आपको हो सकती है, क्रॉन्स डिजीज आपको हो सकती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपको हो सकता है, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकते हैं। ये सारी डिजीज जो है ऑटो इम्यून डिजीज है। लगभग 200 से ज़्यादा प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज पाई जाती हैं जो शरीर के अंदर खुद से पैदा हो जाती हैं, जिसके लिए जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। इन सभी चीज़ों के लिए हमें जीवन भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि आप रूट कॉज को तो हटाओगे नहीं और आपके दिमाग में एक चीज़ डाल रखी है कि ये बीमारी अगर आ गई तो जीवन भर दवा खानी पड़ेगी, जबकि ये असत्य बात है, ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। अगर आपने अपनी जीवन शैली सुधार ली और नियमित दवाओं को रखा, जीवन शैली को सही किया, सही आहार लिया, तो कुछ ही समय के अंतराल में आपका शरीर आपको ठीक करना चालू कर देगा। आप ट्रिगर पॉइंट अंदर डालेंगे ही नहीं, धीमे धीमे शरीर सुधरता जाएगा और इन बीमारियों से पीछा छुड़ाया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। लेकिन आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ता है अपने डाइट के प्रति, क्योंकि ये आहार से आने वाली बीमारी है। आपके पाचन तंत्र खराब हुआ है, उसकी वजह से ये बीमारी आपके पास आई है ना। ये अधिकतर बीमारियों के बारे में तो हम जानते हैं क्योंकि अभी हम पाचन तंत्र संबंधी बीमारी को पढ़ रहे हैं, क्योंकि आंतों के सिद्धांत को पढ़ रहे हैं। तो आंतों के सिद्धांत के अंदर जो बीमारी आपको जन्म ले लेती है वो है सिलियक डिजीज, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं कि सिलियक डिजीज होती क्या है। ये पाचन तंत्र संबंधी एक समस्या है, इसकी कोई जांच नहीं है जो रिलायबल हो। आप इसकी जांच करवा भी नहीं पाओगे, क्योंकि 30 फीट लंबी अगर आपकी आंतें हैं, आप कैसे पता लगाओगे कि किस इंटेस्टाइन के कौन से हिस्से में आपको नुकसान हुआ है या लीकी गट हुआ है। अगर एक बहुत छोटा छेद भी हुआ है तो आप पता नहीं कर सकते, उसके सिम्टम्स ही आएंगे। अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम्स आ रहे हैं तो लीकी गट सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। हम इन सिम्टम्स पे काम ना करते हुए हम उसके रूट कॉज को ही अगर हटा दें तो ये बीमारियों से आप छुटकारा भी पा सकते हैं। याद रखिए, पाचन तंत्र को स्वस्थ हमको बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पाचन तंत्र के खराब होने की वजह से बीमारियां आ रही हैं, आहार की वजह से बीमारी आ रही है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो है सिलियक डिजीज के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। सिलियक डिजीज क्या होती है? सिलियक डिजीज आंतों में पाए जाने वाली एक बीमारी है जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये पाचन तंत्र में जो आपकी इंटेस्टाइन है, हमने ये जाना था, ये विलीज देखी थी। विलीज कैसी होती है? जब विलीज जो है ये पूरी तरीके से खराब हो जाए, देखने यहाँ पे कोई विलीज बची ही नहीं है, तो क्या होगा? इसी को सिलियक डिजीज कहा जाता है। तो वो कब होता है? जब आप ऐसा आहार खाते हैं जो पाचन तंत्र में लगातार सूजन बनाए रखता है, जिसकी वजह से ये जो विलीज हैं ये प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते और डिस्ट्रॉय होते चले जाते हैं। और डिस्ट्रॉय होने की वजह से ये विलीज बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। अब कोई न्यूट्रिशन आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। ऑब्जर्व नहीं होगा तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी आपको होगी।
इसको हम समझेंगे एक छोटे से वीडियो से, ताकि आपको ये सारी चीजें इजी वे में समझ में आ सके। चलिए समझते हैं ये एक छोटे से वीडियो से कि ये सीलिएक डिजीज क्या होती है और ये शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। ये हमारी आंतें हैं, आंतों के अंदर हमने इस विलीज को जाना। ये विलीज हमने देखी, ये हेल्दी विलीज है, काफ़ी अच्छे से काम कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसा प्रकार का आहार जो आंतों को नुकसान पहुंचा दे वो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। जैसे ग्लूटेन प्रोटीन जो कि गेहूं में पाया जाता है, ये आंतों के अंदर स्वेलिंग करना चालू कर देता है, सूजन चालू कर देता है, लगातार कई सालों तक सूजन इन चीज़ को डैमेज कर देती है और यहीं से होती है आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। अब बताइए इसके अंदर आपको न्यूट्रिशन जहाँ से ऑब्जर्व होना चाहिए था वो बचे ही नहीं है, क्योंकि कॉज ऑफ आपके ग्लूटेन की वजह से, आपने जो गेहूं खाया उसकी वजह से ये नुकसान हो गया। गेहूं हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं था। बाजरा, मक्का, जौ, चावल ये हमारी भारतीय जीवन शैली का हिस्सा था। जब ब्रिटिशर लोग हमारे यहाँ पर आए तो वो साथ में गेहूं लेकर आए। उससे पहले हमारे यहाँ पे गेहूं का इस्तेमाल यदा कदा या ट्रेडिशनल फॉर्मेट में किया जाता था। रेगुलर हमारे यहाँ पे गेहूं इस्तेमाल होता ही नहीं था। अब जब रेगुलर गेहूं होता ही नहीं था तो हम जो बेसिक आहार है बाजरा, मक्का, जौ, चावल, इन्हीं का नियमित सेवन करते थे। बहुत सारा सलाद का उपयोग करते थे, चटनी रोटी खाते थे, प्रभु के गुण गाते थे। उसकी वजह से हमारे आंतों के अंदर कभी कोई नुकसान हुआ ही नहीं। ये 400-500 सालों के बाद ही आज जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा अपर लेवल पे आ चुकी है, क्योंकि 300 से 400 साल पहले जो हमारे यहाँ परिवर्तन चालू हुआ, पाश्चात्य जीवन शैली का आगमन हुआ, उसकी वजह से नुकसान हुआ। तो आज के बच्चों को तो मालूम ही नहीं है कि बाजरा होता क्या है, मक्का होता क्या है। ये परंपरा हमें ही लागू करनी होगी, क्योंकि ये हेल्दीएस्ट डाइट थी, ये शरीर को स्वस्थ रखने वाली डाइट थी। ऐसा गलत आहार खाने पे हमारे पाचन तंत्र को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमें समझना होगा कि गलत आहार खाएंगे तो कभी भी स्वस्थ हम नहीं रह पाएंगे। हमें नियमित क्या खानी पड़ेंगी? दवाइयाँ। और हमें अगर दवाइयाँ नहीं खानी हैं, स्वस्थ रहना है, तो अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। आप डॉक्टर की गलती वजह से बीमार नहीं हो रहे हैं, आप अपनी खुद की गलतियों की वजह से बीमार हो रहे हैं। आप अपने गेहूं को दिनचर्या में लेकर आ गए हैं, जबकि दैनिक दिनचर्या का आहार नहीं था। अगर इस आहार को हम हटाएंगे, हमारे पास बहुत सारा आहार है जो हम खा सकते हैं, बस उन आहार को चुनना ज़रूरी है और सही तरीके से उसको अप्लाई करना ज़रूरी है। सही आहार को सही तरीके से पकाना और सही तरीके से खाना शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पाचन तंत्र को ही सही कर लिया तो बाकी सारी बीमारियां हमारे हाथ से भाग जाएंगी। अगर ये हटानी है तो सबसे पहले इसको जो डैमेज करने वाले आहार हैं उन्हें हटाइए, और वो है ग्लूटेन। इसके आगे और भी आहार है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से आहार हैं जो आपको सीलिएक डिजीज़ को ले आते हैं या पाचन तंत्र को खराब कर देते हैं। तो ये है हमारे मेन ऐसे आहार जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं या लीकी गट ले आते हैं, जो आंतों के रिसाव को बढ़ा देते हैं, ट्रिगर करते हैं। कौन कौन से आहार हैं? रिफाइंड शुगर और डेयरी प्रोडक्ट और ग्लूटेन, गेहूं से बने आहार और मेडिसिन्स, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन के अंदर जो केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ हो रहा है वो तो हो ही रहा है, इसके साथ में जो हम दारू लेते हैं या बहुत सारा गुटखा खाते हैं वो भी आपके इन्वायरमेंटल टॉक्सिन के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि वो आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें टॉक्सिन मिले हुए हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है जो आंतों के रिसाव को बढ़ा सकता है। नीचे के जो हैं वो लिमिटेड है, हम ये मान के चलें कि ये लगभग 20% है, लेकिन 80% ऊपर वाला है जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसमें भी गौर करने वाली बात है कि शक्कर का डब्बा घर में कब खुलता है? या तो दूध आता है तो खुलेगा, या गेहूं से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बना हो तो खुलेगा। इसके अलावा घर में शक्कर का डब्बा कभी नहीं खुलता। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो शक्कर को साथ लेकर आती हैं, और शक्कर करती कुछ भी नहीं है, ये जो भी आहार आप खाओगे उसकी ओवर ईटिंग कराएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो ये जिसके साथ आ रहा है वो नुकसानदायक है। इसलिए इन 3 आहारों को रोकना बहुत ज़रूरी है। जब इन 2 आहारों को रोक देते हो ये अपने आप ही रुक जाता है, क्योंकि घर में शक्कर का डब्बा कभी नहीं खुलता। चाय बनेगी तो ही खुलेगा, या कोई ग्लूटेन रिलेटेड या गेहूं से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट आप बना रहे होंगे तो वो खुलेगा, इसके अलावा वो खुलेगा ही नहीं। तो हमें विशेष तौर से ध्यान लगाना है कि ये हमें आहार हटाने होंगे, स्ट्रिक्टली स्टॉप करना होगा, तो ही हम अपने आप को स्वस्थ कर पाएंगे।
छोटे छोटे नियम हैं, सिद्धांत है, अगर आपने पालन किए तो आपको ही अपना स्वास्थ्य वापस मिल जाएगा। गेहूं को हमें हटाना है, डेयरी प्रोडक्ट को हटाना है और रिफाइंड शुगर को हटाना है ना। अगर लगातार आप मेडिसिन खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हो आप मेडिसिन? उसके पीछे भी कोई वजह होगी, कोई बीमारी होगी, उस बीमारी की भी कोई एक जड़ होगी। तो कृपया करके उस जड़ पे जाएं, जड़ को ढूंढें और जड़ को हटा दें। जड़ को हटा दोगे तो ये मेडिसिन धीमे धीमे आपकी बीमारी को खत्म कर देगी और बीमारी खत्म होने के बाद मेडिसिन भी खत्म हो जाएगी, आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं लगेगी। लेकिन अपनी जड़ जारी रखी तो मेडिसिन भी जारी रहेगी। इसलिए जड़ को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आप जड़ हटा देंगे ये सारी चीज़ें स्वस्थ होना चालू हो जाएंगी। तो हम जानते हैं यहाँ पर हिप्पोक्रेट्स ने एक बहुत अच्छी सी बात कही थी, सभी बीमारियों की शुरुआत आंत से होती है, इसके अलावा और कहीं से नहीं होंगी। बहुत सारी बीमारियां आपके इंटेस्टाइन से आएंगी। और मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ गए हैं कि बीमारियां आंतों के अंदर से कैसे आएंगी। और ये लीकी गट करता क्या है, किन किन जगहों पे नुकसान पहुंचाता है। ये लगभग शरीर के सारे ऑर्गन्स को डैमेज करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। कौन कौन से सिम्टम्स इसके आ सकते हैं? अगर आप लीकी गट से अफेक्टेड हैं तो सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? आपको ब्रेन रिलेटेड डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, ADHD हो सकता है, जो बच्चों के अंदर मंद बुद्धि रहने की एक ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे बच्चा सीखने और समझने में अक्षम हो जाता है। और क्या हो सकता है इसके अंदर? स्किन के अंदर आपको एक्जिमा हो सकता है, एक्ने हो सकते हैं, सोरोसिस हो सकता है, बार बार खुजली होना, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर रहना, कहीं ना कहीं छोटी छोटी फुंसियाँ होते रहना, पीठ के ऊपर लाल फुंसियाँ होना जो पकती नहीं है, चेहरे पे लाल फुंसियाँ, चेहरे का लाल रहना है ना, जिसमें गाल जो है वो बहुत ज़्यादा लाल रहने लग जाते हैं। ये आपके ग्लूटेन सेंसिटिविटी के लक्षण हैं, है ना, लीकी गट सिंड्रोम के लक्षण हैं। और क्या हो सकता है? थायराइड रिलेटेड डिसऑर्डर आपको आ सकता है, पाचन तंत्र संबंधी आपको समस्याएं रह सकती हैं, एड्रिनल फटीग आपको रह सकता है, जॉइंट पेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, फाइब्रोमाइल्जिया, हेडेक्स, आपको आपकी मसल्स पेन करती रहेंगी, आपकी जॉइंट पेन करते रहेंगे, सारे जॉइंट पेन होते हैं, आर्थराइटिस आपको आ सकता है ना, आपको हेडेक बना रहेगा और आप सोचो क्या गैस एसिडिटी की वजह से हेडेक हो रहा है और एंटासिड आप खाते रहेंगे या पेन किलर्स खाते रहेंगे। लेकिन अगर इस बेसिक पे काम किया, हाँ, हटाने से 2-4 दिन के अंदर आपकी बीमारी ठीक नहीं हो जाएगी। हटा के जब आप 3 या 6 महीने इसको हटा देंगे तब आप देखेंगे कि जिन बीमारियों से आप ग्रसित थे अब वो काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। और लगातार इन फूडों को हटा ही दिया तो आप जिस भी बीमारी से ग्रसित हैं आप बहुत जल्दी देखेंगे कि आप रिकवर हो रहे हैं। और अगर उन फूडों को फिर से चालू कर देते हो तो ये बीमारी फिर आ जाती है, तब आपका कंफर्म हो जाएगा कि ये फूड मुझे नुकसान दे रहा है, ये फूड मुझे नहीं खाना है। जो फूड शरीर के लिए फ़ायदेमंद हो वो फूड हमें खाना है, भले वो स्वाद में कैसा भी हो। और जो फूड शरीर के लिए फ़ायदेमंद ना हो, भले वो स्वाद में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वो हमें नहीं खाना है। ये कंट्रोल आपको करना सीखना पड़ेगा, नहीं तो बीमारियां जो है आपके पास से कभी दूर नहीं जाने वाली। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? साइनस रिलेटेड डिसऑर्डर हो सकता है ना। आप बार बार सर्दी खांसी का बहुत फ्रिक्वेंटली बीमार रहेंगे, बार बार सर्दी होती रहेगी, बार बार खांसी होती रहेगी। क्यों? क्योंकि आप इससे सेंसिटिव हो चुके हैं। तो आपको क्या करना होगा? लीकी गट सिंड्रोम को अच्छे से समझना है, आंतों के रिसाव को रोकना होगा, है ना। कैसे रोकेंगे हम आंतों के रिसाव से? सबसे पहली चीज, आपकी आंतें किस चीज से डील करती हैं? फूड, आहार, आपके मुंह से जो चीज अंदर जाएगी उसी से डील करेगा। तो यहाँ पे लोक लगा देना तो क्या होगा? सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपने आप से पूछना, आप जो खा रहे हो वो क्यों खा रहे हो? स्वास्थ्य के लिए खा रहे हो कि स्वाद के लिए खा रहे हो? ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। स्वाद के लिए खाया तो बाद में कड़वी गोलियां खानी पड़ेंगी, लेकिन स्वास्थ्य के लिए खाया तो कभी भी कड़वी गोलियां नहीं खानी पड़ेंगी। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छा और हेल्दी आहार ही हम खाएंगे। इन्फ्लामेटरी फूड लिस्ट निकालिए और उन फूडों को हटा दीजिए। एलर्जिक फूड को हटाइए, जो शरीर के अंदर पाचन तंत्र में स्वेलिंग कर रहे हैं उन्हें हटाइए, है ना। एलिमिनेट कीजिए इन आहारों को जो शरीर को नुकसान पहुंचाए। आप जाके नेट पे सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज है जो जोनिलिन के रिलीज को बढ़ा देती हैं। ये डायरेक्टली गूगल पे सर्च किया गया है कि जोनिलिन को रिलीज करने वाला ऐसी कौन से ट्रिगर पॉइंट है जिससे वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें उसमें मिला बैक्टीरिया और ग्लाइडिनिन। ये गेहूं के अंदर पाया जाने वाला एक प्रोटीन है।
है ना। इसी की वजह कि ग्लूटेन के नाम से जाना जाता है। इसी की वजह से आंतों का जो लीकी गट है, मतलब आंतों की पारगम्यता जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और हम तीनों वक्त में ही गेहूं खा रहे हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम हमारे पास बहुत ज़्यादा देर तक रहती है। हमें समझ में ही नहीं आता हम बीमार क्यों हो रहे हैं। इतनी कॉमन हो चुकी हैं बीमारियां, तो हमें लगता है ये बीमारी तो सबको है, तो हमें हो गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई। जबकि जिन लोगों को ये बीमारियां हैं उनकी लाइफस्टाइल और आपकी लाइफस्टाइल एक जैसी है। दैट्स वाई ये बीमारी आपके घर में भी है। आप अपनी लाइफस्टाइल सुधार लीजिए, ये बीमारी आपके घर से चली जाएगी। और जब आप सर्च करेंगे क्या ग्लूटेन हमारे ज़ोनुलिन को बढ़ाता है, तो बाकायदा यहाँ पे दिया गया है कि ज़ोनुलिन जो है वो ग्लूटेन की वजह से बढ़ता है। और डॉक्टर फेल्सानो ने भी बताया था कि दुनिया का कोई व्यक्ति गेहूं को 100% डाइजेस्ट नहीं कर सकता। हाँ, 70 to 80% डाइजेस्ट कर लेगा, लेकिन जो 20% अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है वो अंदर आपको एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा, आपके गैस्ट्रिक ट्रबल को बढ़ा देगा, कॉन्स्टिपेशन कर देगा, लीकी गट सिंड्रोम को ले आएगा, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और क्या क्या काम कर सकता है ज़ोनुलिन, और क्या कर रहा है, तो वो इन्फ्लामेशन लेकर आ रहा है, इन्फेक्शन। और किन वजह से बढ़ रहा है, इन्फ्लामेशन की वजह से बढ़ सकता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, इंजुरी है, डाइट है, डिजीज जिसके अंदर हमने सीलिएक डिजीज को पढ़ा, डाइट के अंदर हमने गेहूं को पढ़ा, आहार ऐसा आहार जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, कोई मेडिकेशन आप बार बार खा रहे हो उसकी वजह से भी आपका ज़ोनुलिन जो है वो इंक्रीज हो सकता है। तो करना क्या होगा, हमें एकदम से बहुत सारे परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन छोटे छोटे परिवर्तन करना बहुत ज़रूरी है। आपके माइंड में ये चीज़ आ जाना चाहिए कि क्या हेल्दी है और क्या अनहेल्दी। हेल्दी और अनहेल्दी का अंतर जिस दिन आपने पता कर लिया, आप 101% स्वस्थ हो जाएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले आहार से ग्लूटेन को हटाना है, उसे धीमे 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 एलिमिनेट कर दीजिए, यदा कदा में डाल दीजिए। बाजरा, मक्का, जौ, चावल हमारा आहार है, इसे खाइए। चावल खाएं तो नॉन रिफाइंड चावल को खाएं, रिफाइंड चावल यूज ना करें। रिफाइंड चावल खाएंगे तो आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल अप हो सकता है। आपको रिफाइंड चावल नहीं खाना है, नॉन रिफाइंड चावल ही आपको लेना है। आहार से प्रोसेस फूड हटाएं। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि जितना भी प्रोसेस फूड बनता है ये गेहूं को रिफाइन करके ही बनाया जाता है। अब खारी ले लीजिए, टोस्ट ले लीजिए, दुनिया का कोई सा भी आहार ले लीजिए, समोसा, कचौरी, ये आपके रिफाइंड गेहूं से ही बनता है। पिज्ज़ा, बर्गर, ये रिफाइंड गेहूं से ही बनता है। तो अगर आप प्रोसेस फूड ही हटा देंगे तो भी शरीर को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। बहुत से लोग हैं जो घर में ब्रेड खाते हैं, वो ब्राउन ब्रेड खाएंगे, दूसरी ब्रेड खाएंगे। ब्रेड खाना क्यों, भोजन कीजिए ना। खाना खाने के लिए हमें भूख लगी है और आप क्या कर रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं। उससे होगा क्या, वो कुछ समय के लिए शरीर के अंदर चली जाएगी, थोड़ी देर बाद फिर से भूख लगने लगेगी। आपको संपूर्ण भोजन खाना है। ब्रेड इंडियन फूड नहीं है। अगर इंडियन फूड है तो मुझे इसकी हिंदी बताओ। लोग बोलेंगे डबल रोटी। डबल एक इंग्लिश वर्ड है ना, वो हिंदी वर्ड नहीं है। ये ब्रिटिशियर लोग अपने साथ यहाँ लेकर आए थे। हमारा मुख्य आहार बाजरा, मक्का, जौ, चावल है। सुबह का भोजन करिए, दोपहर का भोजन करिए, शाम का भोजन करिए। लोग सुबह का भोजन करते ही नहीं हैं, दोपहर का भोजन नहीं करते हैं, शाम का भोजन नहीं करते, वो रात का भोजन करते हैं। तो ये गलतियां करोगे तो जीवन में कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। अच्छा, यदा कदा सब चलेगा, उसमें टेंशन करने वाली बात नहीं है, लेकिन जो दैनिक दिनचर्या है उसको तो आपको सुधारना पड़ेगा। और क्या करना है, अम्ल उत्पन्न करने वाले आहारों को हटाना है। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, आपकी डाइट कोक हो गई, इन्हें आपको हटाना होगा। जो बाहर बहुत ज़्यादा जूसेस पीते हैं, डब्बा बंद जो जूस पीते हैं, वो शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और अगर आप गुटखा, तम्बाकू लेते हैं तो प्लीज़ उन्हें हटाइए, क्योंकि वो बॉडी के अंदर एसिटिक लेवल को इंक्रीज़ कर देते हैं। और क्या करना है, ग्लूटेन के अलावा अन्य आहारों से अगर आपको कोई एलर्जी है तो उसकी आप जांच करा सकते हैं। पोषक तत्वों की कमी को पहचानो और उससे हटाओ। आंतों में संबंधित जो बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया, उन्हें बढ़ाएं। उसके लिए बहुत अच्छा है याकुल्ट नामक एक प्रोबायोटिक आता है, आप वो ले सकते हैं। वो शरीर के लिए काफ़ी हेल्दी हो सकता है। पाचक एंजाइमों का प्रयोग करें। ये आप जितना सलाद खाएंगे उसमें बहुत अच्छे पाचक एंजाइम्स होते हैं जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। शराब का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तंबाकू एवं अन्य पान मसालों का प्रयोग ना करें। अगर इनका प्रयोग करते रहेंगे तो कभी भी आप स्वस्थ नहीं होंगे। बहुत से लोगों की आदत हो गई है, खाना खा लिया है अब पान खा के आएंगे। खाना क्यों, सोचिए क्यों खाना है पान। खाना खाने के बाद मीठा खाने की इच्छा हो रही है ना, तो फल खाइए, वो शरीर के लिए हेल्दी है। पान हेल्दी नहीं है।
आप जब तक ये चीज़ें समझेंगे नहीं, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एलोपैथी के आहार योजना जो है, फूड रेशियो फार्मूला है, उसका पालन कीजिए, जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे समझा कि यदि आंतों की अंदरूनी सतह ठीक रहेगी तभी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आंतों की सतह में असंतुलन से ही खराब स्वास्थ्य विकसित हो रहा है। अगर इस खराब स्वास्थ्य को आपको ठीक करना है तो उसकी रूट कॉज को हटाना पड़ेगा। दवाइयाँ खाने से कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ सिम्टम्स हट जाएंगे। जब तक दवाइयाँ खाओगे और उस दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होंगे वो अलग। अरे जड़ ही हटा दो, थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो जड़ हट जाएगी। बिना गेहूं के भी हम जिंदा रह सकते हैं, पहले थे। हम बाजरा, मक्का, जौ, चावल ही खाते थे, लेकिन जब जैसे ही पाश्चात्य जीवन शैली आई हम इसके अंदर बहते चले गए। बहुत से लोग, मेरी जब बातचीत होती है वो बोलते हैं कि सर गेहूं की रोटी बनाना बहुत आसान है, मक्का की रोटी क्या है ना, हाथ से बन नहीं पाती। तो आप लोग उसमें अगर फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे तो मक्के की रोटी को भी आप बेल के बना सकते हैं। और उसके लिए यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए, सबसे इजी तरीका होता है। मक्के की रोटी अगर आपको बनानी है और बेल के बनानी है, पतली पतली रोटियां बनानी है, तो सबसे इजी तरीका क्या है, गर्म पानी से आटे को गूंथना। उसको हाथ से मत गूथो, आप उसके अंदर आटा ले लीजिए, गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी से चम्मच या किसी और चीज़ से आप उसको अच्छे से गूथ लीजिए। 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, वो नरम पड़ जाएगा। उसके बाद जैसे आप बेल की रोटी बनाते हैं, सेम पतली पतली रोटियां आप मक्के की भी बना लेंगे। आप चावल का प्रयोग कर सकते हैं। दाल चावल विश्व का सर्वश्रेष्ठ आहार है, क्यों ना इसे सुबह का आहार कर लिया जाए, क्योंकि दाल चावल एक बॉइल्ड फूड है जो पाचन के लिए बहुत हेल्दी होता है। इसमें ढेर सारा फाइबर होता है, प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। साथ में अगर आपने चटनी ले ली तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। सलाद रखा तो अति उत्तम वाली बात। खाने का अंत मीठे फल से कर दिया, सीजनेबल फल से किया, ये और ज़्यादा अच्छी बात होगी। इस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्हें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने जाना आज एलोपैथी के आंत के सिद्धांत के अनुसार के आंतों की सतह में अगर असंतुलन होगा तो खराब स्वास्थ्य विकसित हो जाएगा। आंतों की असंतुलन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर जोनिलिन नामक जो प्रोटीन है वो ज़्यादा निकल रहा है। जोनिलिन प्रोटीन क्या काम कर रहा है, वो आंतों की पारगम्यता को कंट्रोल कर रहा है, कितना खुलना है कितना बंद होना है उसको कंट्रोल करने का काम कर रहा है। ये थोड़ी मात्रा में तो आंतों में बनता ही बनता है, लेकिन ये कुछ आहारों की वजह से ज़्यादा भी बन सकता है। थोड़ा बनेगा कोई नुकसान नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा बनने पे शरीर के अंदर बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। ये आंतों को ज़्यादा देर तक ओपन अप रख सकता है। आंतें ज़्यादा देर तक ओपन अप रहेंगी तो बिना पचा खाना शरीर के अंदर आएगा। बिना पचा खाना शरीर के अंदर आ गया तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, वो उसे डिस्ट्रॉय करेगा। आपको ऑटो इम्यून डिजीज़ होना चालू होंगे। हमने देखा कि बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो इसी वजह से आ रही हैं। कौन कौन से आहार है हमने उनको जाना, कैसे इनसे बाहर निकलेंगे हमने उनको देखा। हमने सोचा कि रूट कॉज ही हम हटा दें तो इनसे बीमारियों को हम बाहर आ सकते हैं। बाजरा, मक्का, जौ, चावल हमारे आहार है। दाल चावल सर्वश्रेष्ठ आहार कहलाता है। जापान केवल और केवल चावल खाता है और वो बहुत स्वस्थ है, वहाँ बीमारियाँ का जो रेट है वो बहुत कम है। ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से हमने जाना कि हमारी जो एलोपैथी है ये आंत के सिद्धांत के लिए कितनी गंभीर है और ये कितना इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है। इस सिद्धांत के टूटने की वजह से बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियों का आगमन हो जाता है। क्या वेलोपैथी शो के बारे में आप जानते हैं? वेलोपैथी शो एक ऐसा शो है जहां पर आपको आपकी सारी बीमारी की पूरी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाती है। जानकारी जैसे बीमारी के लक्षण क्या हैं, आपकी बीमारी कौन से डायमेंशन से आ रही है, क्या वो फूड डायमेंशन से आ रही है, पोस्चर डायमेंशन से आ रही है या माइंड डायमेंशन से आ रही है, आखिर आपकी बीमारी का सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है, क्या एलोपैथी में इलाज कराना चाहिए या आयुर्वेद में जाएं या होम्योपैथी में जाएं या प्राकृतिक चिकित्सा कराएं या फिर फिजियोथेरेपी कराएं, ये सारी जानकारी आपको आपके उस शो के अंदर मिल जाएगी। लाक्षणिक चिकित्सा कैसे हो सकती है, जड़ चिकित्सा कैसे हो सकती है, आखिर आपकी बीमारी को हम जड़ से कैसे हटाएंगे, इसकी पूरी जानकारी उसके अंदर आपको मिल जाएगी। आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपके पास जो भी बीमारी है उसका पूरा एक वीडियो बनाएं और उस वीडियो को हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या मेल पर हमें भेजें, है ना। आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख कर भेज सकते हैं।
जहाँ तक है जिसके वीडियोस ज़्यादा आएंगे उस वीडियो का पूरा हम एक टॉक टू वेलोपैथी शो बनाएंगे और उस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा और वहाँ से आप वो सारी जानकारी बहुत इजीली हासिल कर सकते हैं। इसीलिए आज ही हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें। अभी तक आपने हमारी वेलोपैथी की ऑडियो बुक अगर नहीं सुनी है तो जाइए प्लीज़ ऑडियो बुक को जरूर सुने, उसमें और ज़्यादा जानकारी है और ज़्यादा चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप हमारी वेलोपैथी की ई बुक चाहते हैं तो अमेजोन पर जाएं, अमेजोन से हमारी वेलोपैथी की ई बुक को डाउनलोड कर लें और वहां सर आप अपने मोबाइल पर ही पूरी वेलोपैथी की किताब को हासिल कर सकते हैं। आज ही वेलोपैथी के इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास वेलोपैथी टॉक टू वेलोपैथी शो का जो पहला संस्करण है वो सबसे पहले आपके पास आए, जो भी वीडियोस बने वो सबसे पहले आपको मिल जाए। आज ही ये सारे वीडियोस अपने माता पिता को जरूर शेयर करें, क्योंकि वो नुस्खे ढूंढ रहे हैं। उन्हें बताएं कि नुस्खों की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी बीमारी को सुरक्षा से भी सही कर सकते हैं। प्रोटेक्शन सीखने का उन्हें बताएं। आप जितना उन्हें प्रोटेक्शन सिखाएंगे वो उतनी जल्दी ठीक होते चले जाएंगे। चिकित्सा भी ज़रूरी है लेकिन सुरक्षा भी ज़रूरी है। आप दोनों एक साथ अप्लाई करें और अपनी बीमारियों को जड़ से हटाएं। चलिए वापस अपने चलते हैं चैप्टर की ओर। अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं तो पहले सिद्धांत को फॉलो कीजिए, दूसरे सिद्धांत को फॉलो कीजिए, तीसरे सिद्धांत को फॉलो कीजिए। इससे पहले जो 4 नियम समझे हैं उन्हों देखिए। सारे 4 नियम 10 सिद्धांत को देखिए कि कौन कौन से नियम सिद्धांत टूट रहे हैं और उनको वापस ठीक करने में जुट जाइए। हमें संपर्क कीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें बताएं, हम उसके बारे में आपको पूरी डिटेल समझाएंगे। हम कोई चिकित्सा नहीं सिखाएंगे, हम आपको उसका प्रोटेक्शन सिखाएंगे जो कि साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड होगा, जिससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप जो भी मेडिसिन लेना चाहें वो लेते रहें, उसकी मनाही नहीं है। बस अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे सही करना है ये वेलोपैथी से सीख लीजिए, क्योंकि वेलोपैथी के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए। ये तो केवल और केवल आपकी जीवन शैली पे काम करेगी, जीवन शैली को सुधारने पे काम करेगी। याद रखिएगा, वेलोपैथी हम सीखेंगे, सिखाएंगे, स्वस्थ रह के दिखाएंगे। हमें वेलोपैथी सीखना भी है और सिखाना भी है। ऐसी कई बीमारियों से बहुत सारे लोग ग्रसित हैं। आप अपने आसपास में देखेंगे, पड़ोसियों को देखेंगे, इनमें से कोई ना कोई बीमारी हमारे घर में मिल जाएगी। किसी के घुटने खराब हो रहे हैं, किसी को आर्थराइटिस हो रहा है, किसी का हीमोग्लोबिन कम हो रहा है ना। वो जीवन भर दवाइयाँ खा रहा है। सुबह उठते से उसकी जीवन शैली, सुबह उठते से उसको दवाई खानी है, दोपहर में दवाई खानी है, शाम में दवाई खानी है। ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपको नज़र आए तो प्लीज़ उसकी मदद कीजिए, उसको वेलोपैथी परिवार में लाइए। हम सब मिलकर उन्हें स्वस्थ करेंगे। बिना दवा के, दवा लेना चाहे ले सकता है, दवा की मना नहीं है, लेकिन स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए हमें लोगों की मदद करना होगी। हमें अपनी भारतीय जीवन शैली को वापस लाना होगा और इसमें आप लोगों की हमें मदद लगेगी। आप भी अच्छे से वेलोपैथी को सीखें, सिखाएं, स्वस्थ रह के दिखाएं। इसके बाद वेलोपैथी का चौथा सिद्धांत आएगा जो कि पोषण का सिद्धांत है। वो किस तरीके से काम करता है, हम वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से सिखाएंगे और आप भी सीखेंगे। और रिवीजन जरूर कीजिएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, इन वीडियोस को बार बार नहीं देखेंगे तो ये आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं जा पाएगा, है ना। कॉन्शियस माइंड से हमें लेके जाना है सब कॉन्शियस माइंड में, कहीं कॉन्शियस माइंड से ही ऊपर ना उड़ जाए। उसके लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा। बार बार इन वीडियो को देखिए, डिटेल में देखिए, किताब में पढ़िए। इससे होगा ये कि आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। आप सीखेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि आपके बच्चों की जीवन शैली बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। वो ऐसा आहार खा रहे हैं जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और फिर आप उनके ब्रेन को मजबूत करने वाली चीज़ों को अपना रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरा बच्चा कमज़ोर है। वो कमज़ोर क्यों है? क्योंकि वो ऐसा आहार खा रहा है जो शरीर को पोषण दे ही नहीं रहा है, उल्टा नुकसान कर रहा है। तो कृपया करके चीज़ों को समझें, सीखें, सिखाएं, स्वस्थ रह के दिखाएं। इसी आशा से हम मिलेंगे अगले वाले चैप्टर के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।